नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा विद एसके में। दोस्तों, आज से हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे और ये क्वेश्चन हमने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से लिए हैं और आंसर भी देखेंगे। ये आयोग के द्वारा दी गई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ वर्ग दिया है, दूसरे तरफ इनके सामान्य नाम दिए गए हैं, तो इनको हमें मिलान करना है। जैसे कि वर्ग क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम क्या है, तो इनका सामान्य नाम है हरी शैवाल। फियोफाइसी फियोफाइसी का साधारण नाम क्या है, तो फियोफाइसी का साधारण नाम है भूरा शैवाल। रोडोफाइसी का साधारण नाम क्या है, तो इसका नाम है लाल शैवाल। और साइनोफाइसी का साधारण नाम क्या है, तो इसका है नीले हरे शैवाल। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखें। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है। जैसे देख रहे हैं कि आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से कुछ से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। यदि आपके पास पेन और कॉपी हो तो आप लिखते जाएं। जैसे इनके राजनीतिक गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए। इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में कांग्रेस राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया, परंतु गांधी जी से मतभेद के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस के भीतर रहते हुए ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो का आरंभ किया 1942 में। कहाँ? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो पे 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। फिर आते हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इन्होंने 25 जून 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, और लाला हरदयाल इस संगठन के महासचिव नियुक्त हुए। इनके पत्रिका का नाम था गद्दर। आते हैं विनय दामोदर सावरकर के बारे में। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। इनके साथ इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर भी थे, जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, फेमस पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आइए अगला प्रश्न। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 4 नंबर, अचल पूंजी के उपभोग को किस रूप में जाना जाता है, तो अचल पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। 5 नंबर पे आते हैं कि
पूछ रहा है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसके प्रशासनिक प्रमुख होते हैं CAG, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह एक संवैधानिक संगठन है, यह संस्था है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में है। जैसा कि अब लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 148 में ये बोला गया है कि CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें क्या क्या होगी, इसकी व्याख्या की गई है। जैसे CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। इन्हें अपने पद से केवल, ध्यान से सुनिएगा, केवल उसी विधि से हटाई जा सकती है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में इनके कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 150 में ये बोला गया है कि संघ और राज्य के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार जो CAG के सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 ये बोलता है कि संघ के खातों से संबंधित जो CAG की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो भारत। सात नंबर है कि जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों के आरोही क्रम में व्यवस्थित है। जो हमारा क्रम है ये बिल्कुल सही है। एक उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लें। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या में 8.6% का हिस्सेदारी रखते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय आबादी का 11.3% और शहरी क्षेत्रों में जनजातीय आबादी का केवल 2.8 हिस्सा ही रहते हैं। 8 नंबर ये बोल रहा है कि करंट अफेयर, उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था कि 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम और कथकली। आइए जानते हैं हम नृत्य के बारे में। भारतीय संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है। इनमें आप बारी बारी से लिख सकते हैं। पहला भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कथक का संबंध उत्तर भारत में ये डांस की जाती है। कथकली का संबंध केरल से है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी का संबंध ओडिशा से है। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। सतरिया क्लासिकल डांस का संबंध असम से है। और ये फोक डांस है, यक्षगान फोक डांस का है जिसका संबंध कर्नाटक से है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो विलायत खान।
10 नंबर, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। तो वे हैं साव परजीवी। साव परजीवी। 11 नंबर प्रश्न, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो ये है फ्रेड हॉयल। जानते हैं कि प्राचीन काल में साइंस का उतना विस्तार नहीं हुआ था, तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, इन सब के बारे में दार्शनिक विचार किया करते थे और वे एक कल्पना करते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो इन्हीं में जैसे कि लपलास ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो कांट ने परिकल्पना की थी, उसमें संशोधन प्रस्तुत किया और ये निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। फिर है एडविन हबल। एडविन हबल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसको बोलते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी उनके अनुसार ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और ये इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एकदम स्थिर है, स्थिर अवस्था में। तो ये देने वाले थे फ्रेड हॉयल। 12 नंबर अब ध्यान से पढ़ें कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, सही है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक नदी थी झेलम। पूछ रहा है कि इसका प्राचीन नाम क्या था? जैसे कि आंसर दिया गया है वितस्ता। अब जान लेते हैं कि परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये रावी का प्राचीन नाम है। विपाशा ये व्यास नदी का प्राचीन नाम है। अस्किनी ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 बोला कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये रिकार्ड के लगान सिद्धांत पे थी। आइए जानते हैं कि भूमि से संबंधित कर से संबंधित 3 व्यवस्था ब्रिटिश भारत में प्रचलित थी। एक है सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू की गई 1793 में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जितने भी बंगाल प्रेसिडेंसी में क्षेत्र आते थे उनमें लागू थे। इनमें प्रावधान किया गया कि जमींदारों को ही भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया और उनसे ये बोला गया कि आप किसानों से कर वसूलें और उसका 10वां भाग यानी 10/11 भाग कंपनी को दें और जो शेष भाग है 1/11 भाग वो अपने पास रखें। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये 1820 में टॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई। ये लागू की गई मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्रों में और ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी या ब्रिटिश भारत के जितने भी क्षेत्रफल थे उसका 51% भूमि पे लागू की गई थी। तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था जो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा नॉर्थ इंडिया में शुरू की गई थी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक
देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन है? सिंपल शब्दों में बताते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पे एक योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम क्या है? तो ये सही है, PMABSIM। यानी फिर 16 नंबर बताता है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया। नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य उभरा है? तो वो है बिहार। बता देते हैं कि आपको MPI राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। इसमें 12 संकेतों का सहारा लिया जाता है, जबकि वैश्विक MPI 10 ही संकेतकों का प्रयोग करता है। फिर 17 नंबर, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस पे शैव धर्म से संबंधित आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। 18 बोल रहा है कि टाई ऑफ प्रोटेक्शन जो त्योहार है वो किस त्योहार से जुड़ा है? तो ये रक्षाबंधन से जुड़ा है। वैसाखी मुख्यतः पंजाब की सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 19 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के भाग 2। और बात करें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जबकि भाग 4 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। आइए 20 नंबर, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 13.4 मीटर। इसमें कुछ है नहीं, डिस्कस किया जाए। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा कि 1901 में एक नियम की खोज की गई और नियम था विलयनों में रासायनिक गतिकी और प्रसारणी दाब। इसके लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये है जैकब्स हेनरिक्स वैन टियोफ। वाइस, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रोन कोलाइडर और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन के जो माध्यम है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? देखिए, तापी नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसका उद्गम होता है सतपुरा पर्वतमाला से। ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं और खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाता है। तापी नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। इसकी स्थिति नर्मदा के दक्षिण में है। तो इसके बेसिन क्षेत्र में महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, परंतु राजस्थान नहीं आता।
24 नंबर पूछ रहा है किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई। तो ये औद्योगिक नीति थी 1980 की। 25 नंबर चोल प्रशासन में पूछ रहा है कि किस गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। देखिए, ब्राह्मणों द्वारा एक सभा बसाई जाती थी, ब्राह्मणों के गांव में एक सभा बसाई जाती थी, सभा की जाती थी जिसका नाम ही सभा था। नगरम, ये नगरम है, ये व्यापारियों के लिए एक सभा थी। सबके लिए अलग अलग सभाएं थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए एक सभा थी, वैसे ही व्यापारियों के लिए जो सभा करते थे उसका नाम था नागरम। फिर जिनके पास भूमि थे, सभी भूमिधारी जो भी वर्ग थे, वो भी एक सभा आयोजित करते थे, उसका नाम उर था। तो ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।